हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आज हम इसमें आगे कुछ पार्ट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, ये कुछ हमने साइलेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़े थे और मैंने आपको कहा था कि हम इसे सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसे हम आगे आज यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से राइट्स हमारे सिटीजन्स के पास यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमारे सैनिक स्कूल के और आरएमएस के एग्ज़ाम में कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी बेसिस पे हम आगे देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हमें मिले और किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। फिर हमारी जो ड्यूटीज़ हैं जो हम अपनी कंट्री को प्रोवाइड करेंगे वो क्या हैं और हमारे डीपीएसपी क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। जैसे कि द फंडामेंटल राइट्स आर, आपको पता है कि बेसिस ये क्या होते हैं, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं सभी सिटीजन्स के। ठीक है, तो एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट से दिए जाते हैं कि उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव ना हो, वो अपनी कंट्री के अंदर सेफली रह सकें। उसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हमें क्या करते हैं, एक कंट्री में सेफली रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्ट 3 हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल राइट्स को। और ये पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं हमारे वो क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ओरिजिनली अगर हम बात करें जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था उस समय पे उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि आज के टाइम पे 6 हो गए। ठीक है, उसमें से एक हटा दिया गया है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो राइट छीन लिया है या फिर वापस ले लिया, उसको किसी और आर्टिकल में ऐड कर दिया गया है, बट वो एक फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट है उसमें से हट चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउएवर जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एक 7th हमारे पास फंडामेंटल राइट पहले था, उसको डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय किससे, 44th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेंडमेंट मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रोवाइड करता है कि कभी भी अगर हमें लगता है कि आगे जाके हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस फ्यूचर में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। तो 44th अमेंडमेंट जब हुआ था उस 44th अमेंडमेंट में जो हमारा फंडामेंटल राइट था, 7th फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे हटा दिया गया था। कौन से ईयर में, 1978 में। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल राइट टू जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसे डिलीट कर दिया गया और उसके बाद हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बच जाते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं ये फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है और ये आपको क्या राइट्स आपको मिलते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 14 से 18 तक की हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ इक्वलिटी है? अब वो इक्वलिटी किस किस फील्ड में हमें मिलेगी? ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे कि आर्टिकल 14 हमें क्या प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि जितने भी लोग हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं, यानी जो भारत के नागरिक हैं,
उन सभी लोगों के पास ये अधिकार है कि सभी के लिए जो कानून होगा वो बराबर होगा, सबको इस कानून के सामने समान अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 15। क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक की बात करें जिसमें हमारे राइट टू इक्वालिटी आता है, तो आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 में क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन में एक कंट्री के अंदर रहने वाले, भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उनके पास ये अधिकार है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। आर्टिकल 15 उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, रीजन या फिर बर्थ प्लेस, कलर, किसी भी तरीके से, अमीर है गरीब है, किसी भी तरीके का उनके साथ क्या नहीं हो सकता है, भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 में। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 14, 15 इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 है कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे अगर कोई पर्सन केपेबल है वो उसको क्लियर कर सकता है, तो उसे क्या मिलेगा, यहाँ पे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उस जॉब को कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 17, 16, 17 और 18 दो है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में हम देखते हैं, आर्टिकल 17 आपको बताता है कि नो अनटचेबिलिटी या फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी हम इसे कहेंगे। तो इसमें क्या आता है, नो अनटचेबिलिटी, यानी आप किसी भी पर्सन के साथ छुआछूत जो हम कहते हैं, अनटचेबिलिटी का बिहेव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18, नो टाइटल। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ राइट्स हैं जो कि हमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में प्रोवाइड होते हैं। इनके अकॉर्डिंग राइट टू इक्वलिटी में ये सारे आपके पास राइट्स हैं कि आपके साथ कोई भी जो आपका कानून है वो हम सभी लोगों के लिए बराबर होगा। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद है नो अनटचेबिलिटी या फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल या फिर नो टाइटल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, राइट टू इक्वलिटी के पार्ट्स हैं जिसमें हमें ये राइट्स प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम में हम देखेंगे, राइट टू फ्रीडम हमारा कहाँ से है, राइट टू फ्रीडम आपको प्रोवाइड होता है 19 से 22। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात यहाँ पे करते हैं। तो आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें यहाँ पे 6 फ्रीडम्स मिलती हैं। ये 6 फ्रीडम्स क्या क्या होती हैं, देखो। सबसे पहले आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपने तरीके से कुछ भी बात जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एक बार हमने पहले जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हम अपने अधिकार को तो ले रहे, लेकिन आप अपने राइट्स के साथ किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकते। आपके राइट से किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है हमारा, तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी फुलफिल माने जाएंगे, आप उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। दूसरा है, ये पहला हमारा मैंने आपको बोला कि 6 फ्रीडम्स हैं, तो फर्स्ट फ्रीडम हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मिल रही है। उसके बाद सेकंड फ्रीडम हमें यहाँ पे क्या मिलती है कि आप किसी भी जगह पे जाके, भारत के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप जाके रह सकते हो। मतलब कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंट्री में किस जगह पे रहना चाहते हो, किस तरीके से रहना चाहते हो, आप कब मूवमेंट करना चाहते हो। तो आपको एक यहाँ पे जो दूसरी फ्रीडम मिलती है वो है मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपना घर बना सकते हो, रेजिडेंस, आप कहीं भी रह सकते हो।
ठीक है, रेजिडेंस की आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। उसके बाद आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आप क्या काम करना चाहते हो, आप कैसे काम करना चाहते हो, लेकिन उससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो, तो आपका जो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट है वो फुलफ़िल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब उसके बाद जो बाकी के दो है असेंबली और एसोसिएशन, कि आप कभी भी कहीं पे भी कितने भी लोग अगर इकट्ठा हो रहे उससे किसी थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम ना हो, ये बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, असेंबली एंड एसोसिएशन। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो हम इसको समझ लेते हैं। असेंबली एंड एसोसिएशन ये हमारे बाकी के दो क्या हैं, फंडामेंटल जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिली है, रेजिडेंस मिले, ये हमारे कुछ 6 फ्रीडम्स हैं जो हमें आर्टिकल 19 में प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरीके से अगर हम फ्रीडम की बात करें तो आपको यहाँ पे एक और फ्रीडम है कि आप देखो, राइट टू फ्रीडम हमने बोला आर्टिकल 19 से 22 तक। 19 में तो मैंने आपको बता दिया कि हमें 6 फ्रीडम्स मिलती हैं। आर्टिकल 20 उसके बाद 19 के बाद आर्टिकल 20 में आपको क्या मिलता है कि जो भी क्रिमिनल लॉज होते हैं उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 20 में हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल लॉज। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में हमें क्या मिलता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू लाइफ, और उसके बाद फ्रीडम टू लिबर्टी, मतलब कि आप अपनी लाइफ को लिबर्टी के साथ, अपनी लाइफ को अपनी फ्रीडम से आप किस तरीके से रहना चाहते हो, ये आपको मिलता है राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A आता है। यहाँ पे आर्टिकल 21A में आपको राइट टू एजुकेशन है कि आप अगर 6 to 14 ईयर्स के हैं, ठीक है, और आप भारत के नागरिक हैं, तो 6 से 6 to 14 ईयर्स तक आपको क्या है, पढ़ने का अधिकार है। फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट से, और ये आपका राइट है कि आपको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें लास्ट आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 22 में अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है, कोई पुलिस मैन आपको आके अरेस्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप खुद को बचाने के लिए अपने राइट का यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, और यहाँ पे जो भी डिटेंशन होता है उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ये है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो अगला राइट है, थर्ड राइट हमें मिला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 में हमें ये मिला है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, इसमें आर्टिकल 23 देखो, आर्टिकल 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये हमारा राइट है कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है हमारे साथ, नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड साथ में इसमें एक और चीज़ है, नो फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे कोई भी कुछ भी काम नहीं करा सकता है, ये आर्टिकल 23 से हमें राइट मिला हुआ है। और आर्टिकल 24 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नो फोर्स्ड या फिर नो चाइल्ड लेबर, फोर्स नहीं कहेंगे हम इसे, नो चाइल्ड लेबर, फोर्सफुली और एकदम प्यार से भी चाइल्ड लेबर एबॉलिशन है। ठीक है, तो नो चाइल्ड लेबर, ये हमारे दो जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 23 और 24 से हमें मिलते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। ये दो राइट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये नाम से ही हमें पता चल रहा है 25 से 28 में है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कि आप किसी भी धर्म को, अपने खुद के रिलीजन को या फिर किसी दूसरे रिलीजन को आप जिस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो खुद के स्कूल्स को ओपन कर सकती हैं, खुद के स्कूल्स कॉलेजेस को सेटअप कर सकते हैं, एंड साथ में आप, लेकिन आप किसी दूसरे रिलीजन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करोगे, वर्ड्स के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आप दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, बट आप अपने रिलीजन को अपने तरीके से जैसे फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल में इसके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 में हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। इसमें क्या है आपका कि आपको आर्टिकल 29 में देखो, हम आर्टिकल 29 की अगर बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। आर्टिकल 29 में हमारे पास क्या है कि जो हमारे प्रोटेक्शन है किस चीज़ के लिए, कल्चर के लिए, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात हो रही है वैसे यहाँ पे, या फिर हम बात करें कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को और उस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 से 30 में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन किसकी हो रही है, आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ, देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज का प्रोटेक्शन, ठीक है। कल्चर का प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं और उन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो उन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये आर्टिकल 29 में हो गया। और आर्टिकल 30 क्या प्रोवाइड करता है कि ये जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर ये जो हम यहाँ पे कम्युनिटी की बात करेंगे, ये खुद के कॉलेजेस और स्कूल्स को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद, अब ये तो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गए हमें कि हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फंडामेंटल राइट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, ये देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है ये क्या है हमारा, हार्ट एंड, इसको बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, कल भी हमने पढ़ा था, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि जो हमारा लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 31 से 32, ठीक है, इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट एंड सोल इसको बोला गया। अब ये जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये है क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर ये जो 5 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी तरीके से इनको कोई हमसे छीनता है, ठीक है, या फिर ये किसी भी तरीके से ये प्रीच हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम अपने इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट प्रोवाइड करता है, ये फंडामेंटल राइट हमें ये राइट देता है कि हम अपने बाकी के 5 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमें यहाँ से। तो इतने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किस फंडामेंटल राइट में हमें क्या राइट प्रोवाइड किया गया है, कौन से आर्टिकल में हमें क्या मिलता है, ये हमने यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा अभी। अब आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक फिगर के साथ भी आपको शो किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है DPSP, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बोर्ड हैंग हो रहा है, ठीक है। तो आगे है हमारा, ये हो गया। अब हम देखते हैं DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। DPSP का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट, अब हम देखते हैं DPSP, ठीक है। फुल फॉर्म इसका DPSP शॉर्ट में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा आर्टिकल 36 से 51 में डिनोट किया है कि द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनैक्टिंग लॉज। सिंपल यहाँ से हमें ये समझ में आया
कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में ये डिनोट करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस बात को ध्यान में रखेगी डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कि जो भी लॉज और पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, ठीक है, वो लॉज और पॉलिसीज़ को किस तरीके से इनेक्ट किया जाएगा, कैसे लॉज और कैसी पॉलिसीज़ यहाँ पे फॉर्म की जाएंगी, ये हमें कौन बताता है, डीपीएसपी से हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो डीपीएसपी है, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। ठीक है, ये जो डीपीएसपी के जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, कोर्ट हमें इस बात के लिए इन्फोर्स नहीं करते कि हमें ये फॉलो करने हैं या फिर गवर्नमेंट को ये फॉलो करने ही करने हैं। ये कोई ऐसा रूल नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं कि वो हमारे राइट्स हैं, वो हमें मिले हुए हैं, अब हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारा कोई राइट नहीं है। ये क्या है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, या फिर काम करने के लिए हमारे पास कोई एक लिस्ट बनी हुई है कि हमें ऐसे ऐसे इस काम को करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें कोई काम करना है। तो डीपीएसपी को हम आगे देखते हैं, ये है क्या। देखो, इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी हमें प्रोवाइड होती हैं यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 39 हमें क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगर एक जगह पे, एक वर्क प्लेस पे मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वुमेन को कम सैलरी दी जा रही है और मैन को ज़्यादा पे किया जा रहा है, ऐसा नहीं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये आर्टिकल 39 बोलता है कि इक्वली पे करना है। अगर काम सेम तरीके का हो रहा है तो पेमेंट भी इक्वल मिलनी चाहिए। मैन और वुमेन पे उसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 40, इसमें क्या है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो विलेज पंचायत हैं, विलेजेस में किस तरीके से विलेज पंचायत काम करेगी और वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह से उस एरिया को कवर अप करेगी, उस एरिया पे वो कैसे काम करेगी विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में हमें और दिया गया है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये काम होता है। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन। यहाँ पे आपको क्या, आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग आपको काम करने का अधिकार है और साथ में टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का भी अधिकार है। अब वो किस तरीके से आप लेते हो, इसके यहाँ पे हमें रूल्स दिए होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 42, ये क्या है, प्रोविज़न रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव। यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि कोई भी वुमेन अगर वो प्रेग्नेंट हैं और वो किसी वर्क प्लेस पे काम करती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। और मैटरनिटी लीव का मतलब होता है कि ऐसी लीव जहाँ पे उन्हें पे भी किया जाएगा साथ में। ठीक है, लीव मिली हुई है टिल डिलीवरी टाइम, बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, और उस टाइम तक उन्हें क्या मिलेगा, मैटरनिटी लीव के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यानी कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार, सेम लॉज। ठीक है, तो जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सब के लिए सेम लॉज। समझ आया ना। अब देखो, ये हो गया। अभी हमने देखा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट से हमें ये इन्फोर्सेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप इनके लिए अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हो रही हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आप कोर्ट के पास जा रहे हैं। लेकिन डीपीएसपी आपका क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। ठीक है, ये इसका एक मेजर की पॉइंट है। तो आप इसमें अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं है कि उन्हें ये करना ही करना है। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें थर्ड देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए, मतलब गवर्नमेंट ने हमें अपनी साइड से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट्स दे रहा है, मतलब हमें देश से कुछ मिल रहा है, तो अब हमें भी सामने से कुछ देना है। सिंपल सी बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि आप अपने देश के लिए अब क्या करेंगे। तो ये क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे क्या ड्यूटीज़ बनती हैं अपनी कंट्री के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सेफ रखने के लिए। ठीक है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या करता है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी डिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, दीज ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके कहने पे यहाँ पे ऐड करी गई है? स्वर्ण सिंह कमेटी। जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। स्टार्टिंग की अगर हम बात करते तो तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये बोला कि अगर हम हमारे सिटीजन्स को कोई राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ में उनसे भी हमें देश को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग क्या बनाए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी के टाइम की, और जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई तो उस समय पे इनका नंबर कितना था? 10 था। लेकिन अभी इसको आगे चेंज करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे ऐड करी गई हैं। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पे ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। अब ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपको कैसे अपने कंट्री को प्रोवाइड करनी है? सबसे पहले रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रिस्पेक्ट करना है, अपने देश के फ्लैग को, तिरंगे को आपने रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को आपने रिस्पेक्ट करना है। ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, हमारे जितने भी, ये पहला हो गया। दूसरा, हमारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके आइडियाज़ को हमें फॉलो करना है और उन्हें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हम उनमें से जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपना सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने देश की यूनिटी को बनाए रखना है कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्टिज़म के बेसिस पे, जिस तरीके से हम पहले से थे वैसे हमें नहीं रहना है कि और कोई कंट्री हम पे आके फिर राज करना स्टार्ट कर दे। तो हमें क्या करना है? यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और ये हम अपने बहुत प्राइमरी लेवल से, अपने बेसिक तरीके से हम इसे अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर रहकर प्यार से आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एकदम नेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है बी रेडी टू डिफेंड द नेशन। जब भी हमारी कंट्री को ज़रूरत होगी हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। मतलब हमारे देश को अगर कंट्री हमें कुछ प्रोवाइड करिए तो हम भी कंट्री के साथ खड़े रह सकते हैं। तो ये फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। फिफ्थ उसके बाद प्रमोट हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट वुमेन। आपको रिस्पेक्ट करना है वुमेन को, मतलब हमें वैसे सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना है। सिंपल यहाँ पे सीधी सी बात है कि सिर्फ वुमेन की बात नहीं हो रही है। अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे, सभी लोगों की आपस में रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हो अपनी सोसाइटी में। आप कुछ आइडियाज़ अपने दे रहे हो, अपने आइडियल्स अपने वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, तो उससे भी आपकी एक ड्यूटी फॉलो होती है, फुलफ़िल होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सिक्स है प्रिजर्व अवर कल्चर। हमें अपने कल्चर को बचा कर रखना है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है। अपने देश के हमारे जो हेरिटेज है, रिच कल्चर और हेरिटेज हमारी कंट्री का है, तो उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ड्यूटी है। नेक्स्ट उसके बाद सेवन्थ है हमारा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स। अपने एनवायरनमेंट को, अपने एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद एट्थ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड रिफॉर्म। हमारा जो थिंकिंग लेवल है, हम जो सोचते हैं उसे हमें कैसे रखना है? साइंटिफिक रखना है। साइंटिफिक तरीके से हमें सोचना है, उस चीज़ को हमें रिफॉर्म करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नाइन्थ है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी वो कितनी थी? 10 थी नंबर में। लेकिन जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी कंट्री में, तो उस समय पे एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी उन्होंने और ऐड कर दी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? देश का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करवाई कि प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, अगर हम किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ के लिए हम अगर गवर्नमेंट से बात करने के लिए धरना दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप शांति से भी उस काम को कर सकते हैं। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके या फिर अपने आसपास की चीज़ों को तोड़कर इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को, हमारे बसेज़ हैं, पब्लिक बसेज़ हैं, पब्लिक एरियाज़ होते हैं, कुछ भी चीज़ है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 10th है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटीज़।
हमें अपने अंदर इस तरीके से क्यूरियोसिटी रखनी है कि हम हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अपना दें, जिससे हम एक बेटर अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं और एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छी इकोनॉमी हमारी कंट्री बन सकती है ना। नेक्स्ट उसके बाद है 11th, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर टू चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स। और ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको एटलीस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो ये हमारी हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें फॉलो करनी है, हमें अपने देश को देनी है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश हमें दे रहा है, तो हम अपनी कंट्री को ये ड्यूटीज़ प्रोवाइड करके हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आप कोशिश करेंगे अपने पूरे जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े उन्हें रिकॉल करके आंसर करने का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल कितने 18 तक, है ना। तो आर्टिकल 14 to 18 हमारे क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। तो इसका मतलब आर्टिकल 14 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है कि इस हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 14 से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़ा था, कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट। ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है राइट टू फ्रीडम। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि 6 हमारे पास फ्रीडम्स होती हैं। उन 6 फ्रीडम्स में सबसे पहले हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, विच फंडामेंटल राइट अलाउज अ सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द राइट्स आर वायलेटेड। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट जो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी तरीके से हमारे जो बाकी के 5 राइट्स हैं वो ब्रीच होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने उन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। 6 हमारा जो फंडामेंटल राइट था ये हमें प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के पास अपने बाकी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने में। नेक्स्ट उसके बाद है द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रेन हैं वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के अंदर इनको ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। तो ये ऐड किया था 86 अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 86 टाइम पे चीज़ें ऐड करी गई हैं, चेंज करी गई हैं, तब वहाँ पे 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन करी गई हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था जब शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था तब वो 10 थी, फिर बाद में उसमें +1 एक और ऐड होगी, तो अब कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो हमने ये अभी पीछे पढ़ा था कि कौन से अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। तो ये है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखा कि कौन से अमेंडमेंट में अच्छा यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मैंने आपको नहीं बताया, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये है 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे ऐड हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़, यहाँ से हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, इन 4 में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड है टू गेट फ्री एजुकेशन, टू वोट इन एवरी इलेक्शन, और लास्ट है ये है आपका टू पे इनकम टैक्स, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, टू पे इनकम टैक्स यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो सिंपल सी बात है प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम यही पढ़ रहे थे अभी, तो ये है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है डीपीएसपी। देखो अभी हमने डीपीएसपी पढ़ा, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया गया है? तो डीपीएसपी को लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डीपीएसपी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, बोथ ए एंड बी होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हैं, बट डीपीएसपी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने ये फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये हमारा डीपीएसपी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पीस को प्रमोट करना डीपीएसपी का काम है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हुए। अब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे और अपनी बुक में या फिर कहीं पे भी आपको इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं।